चलिए हमारे इतने कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 7। चलिए दक्षता अभ्यास 7 को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहले ऊपर दिया हुआ है ना कि निम्नांकित 1 से 4 प्रश्नों तक का उत्तर सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, देखिए 1 से 4 प्रश्नों तक का हमको दिया हुआ है, 1 से लेकर 4 प्रश्नों तक का यहाँ पे विकल्प के माध्यम से हमको चूज करना है कि कौन सा सही रहेगा, वो सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, तो वह 1 सेकेंड में जाएगी। हमें देखिए एक मोटर कार की चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 45 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो वह 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न को। तो चलिए हमें दिया हुआ है मोटर कार की चाल ना, चलिए यही हम लोग लिख देते हैं। दिया हुआ है हम लोग को मोटर कार की चाल दिया हुआ 45 किमी प्रति हावर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए तो देखिए हम लोग को 1 सेकेंड का निकालना है, और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये देख रहे हैं ऑप्शन में सब मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे बस एक किलोमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इसको ना हम लोग देखिए ये बता रहा है ना कि चाल बराबर होता क्या है, हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यह कह रहा है ना कि आपका देखिए समय नीचे रहेगा, ठीक है, यही घंटा है, और यहाँ पे दूरी किलोमीटर में है, मतलब चलिए इसको हम 45/1 लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए किलोमीटर मतलब 45 किलोमीटर आप जा रहे हैं 1 घंटा में, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मतलब 45 किलोमीटर आप जा रहे हैं 1 घंटा में। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालना है सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर है ना, चलिए यहाँ पे किलोमीटर है, हम देख रहे हैं सब मीटर में दिया हुआ, इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बराबर है, ठीक है, 45 हो गया, और इसमें हम लोग 1000 का गुणा कर देंगे ना, तो ये अब राशि किलोमीटर में पहले थी, अब ये मीटर में हम लोग का हो गया, मीटर में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो एक यहाँ पर घंटा है ना, अब इसको हम लोग सेकंड बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड 1 घंटे के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो हम लोग को नीचे 1 सेकंड ला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा में ना, 1 घंटा है, चलिए घंटा गुणा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 घंटा में 60 का गुणा कर देंगे, अब ये राशि मिनट में हो गई। ठीक है, 1 घंटा था उसमें हमने 60 से गुणा कर दिया, अब मिनट में हो गया। अब मिनट से भी हमने 60 का गुणा कर देंगे ना, तो ये सेकंड में हो गया। तो अब देखिए अब इसका मात्रक क्या हो गया, अब मीटर ऊपर तो देखिए 1045 किलोमीटर था, किलोमीटर 45 किलोमीटर में हमने 1000 का गुणा कर दिया। ठीक है, 45 किलोमीटर में तो 1000 का, तो ये अब मीटर में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग का प्रति सेकेंड हो गया इसका मात्रक, सेकेंड। ठीक है, अब जो हम लोग का यहाँ पे किलोमीटर था उसमें हमने 1000 गुणा करके इसको मीटर में बदल लिया, और यहाँ पे जो 1 घंटा था उसमें हमने 60 का गुणा कर दिया पहले, तो यह मिनट में बदल गया, और फिर पुनः हमने 60 का गुणा कर दिया तो यह सेकंड में बदल गया। तो अब इस चाल का हम लोग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब बाकी इसको हम लोग कटा पिटा लेते हैं, और नीचे हम लोग 1 ला देंगे, तब 1 सेकंड के हिसाब से हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, चलिए यहाँ पर 45 हो जाएगा, और गुणते 1000 तो इस तरह लिख देते हैं, और बाकी देखिए यहाँ पर 1 में 60 का गुणा कर देंगे, मतलब 60 गुणते 60 हम लोग का नीचे बचा हुआ है। चलिए यहाँ पर 45 गुणते 1000 हो गया, और हर में हम लोग का 60 गुणते 60 बचा हुआ है। देख रहे हैं कि 10 ये अभी 1 जीरो विभाजित हो जाएगा, अंश में भी 1 जीरो विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पर भी 1 जीरो विभाजित हो जाएगा। देखिए ऊपर बचा क्या, 45 गुणते 10 बचा हुआ है ना, यहाँ पे मान लेते हैं 10 से यहाँ पे अंश में और हर में विभाजित कर दिए, तो यहाँ पे 2 जीरो समाप्त हो गया, यहाँ पे हर में से 2 जीरो समाप्त हो गया, 10 से इसको विभाजित कर दिया तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 10 से विभाजित कर दिया तो ये 6 हो गया, तो 100 से हमने विभाजित कर दिया, तो अंश में भी 100 से विभाजित कर देंगे तो 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 45 गुणते 10 बचा हुआ है ना, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 450 अंश में बचा हुआ है, और 6 गुणते 6 हर में बचा था। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं 6 गुणते 6, यहाँ पर देखिए 45 450 है। ठीक है, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, और चलिए 9 से अंश और हर दोनों विभाजित है ना, 9 चौका 36 होता है। ठीक है, और 9 पाँचे 45 होता है, 9 से हमने दोनों को विभाजित कर दिया अंश और हर को, तो 9 पाँचे 45, और जीरो तो लगेगा ही 5, और बटा कितना 4। ठीक है, इतना आ गया। चलिए तो अब इसको ना, इस संख्या को हम लोग इस 4 में ना अंश में हम लोग भाग दे लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग नीचे 1 ला देंगे, तभी हम लोग बता पाएंगे कितना सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 से इसको विभाजित कर देंगे ना, तो 4 एकम्मा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बचा, तो 4 दूना 8। ठीक है, देखिए अब दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सबको विभाजित कर दिया। देखिए 4 एकम्मा 4, तो यहाँ पे 5 था तो 4 घटा देंगे तो 1 बचा, और जीरो 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, तो और यहाँ पे दशमलव हमने लगा दिया,
तो 8 हो गया, तो 10 बचा था ना, 10 में से हमने 8 घटाया था तो 2 बचा था, और अब दशमलव लगा दिए तो 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा, तो 4 5 है 20। ठीक है, अभी हम लोग का बना मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब कि इतना मीटर आप प्रति सेकंड जाएंगे। ठीक है, मीटर में हम लोग निकाल दिया 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः देखिए इसमें से कौन सा आप सही विकल्प बन रहा है, इतना ही मीटर चलेंगे आप। ठीक है, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना 12.5 मीटर चलेंगे, तो यही वाला ऑप्शन सही बन रहा है, 12.5 मीटर। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प कौन सा, सी 12.5 मीटर। ठीक है, चलिए मीटर लिख देते हैं, सही है। ठीक है, बाकी चलिए एक तरह से और हम आपको इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि यहाँ पे एक मोटर कार की चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब देखिए 1 घंटा में मोटर कार कितना चल रही है, 1 घंटा में मोटर कार द्वारा चली दूरी कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, 1 घंटा में मोटर कार द्वारा चली गई दूरी कितना है, 45 किलोमीटर। तो हम लोगों को यहाँ पे मीटर में इसको बदलना है, मीटर में ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको हम लोग मीटर में ही बदल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर घंटा है तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 1 घंटा को ना हम लोग सेकंड बदलेंगे, तो 1 घंटा गुणते 60 हो जाएगा, यहाँ पे मिनट बदल गया, और फिर हमने 60 से गुणा कर दिया तो यह सेकेंड बदल गया। तो यहाँ पे 1 घंटा था, 1 घंटा का हमने 2 बार 60 में गुणा कर दिया, 2 बार 60 से, यह सेकंड में हो गया। ठीक है, चलिए में, ठीक है, यहाँ पे मोटर कार रहेगा, मोटर कार द्वारा चली गई दूरी अब कितना हो जाएगी, चलिए अब इसको भी हम लोग यहाँ पे में मोटर कार द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, और 45 किलोमीटर है ना, इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, 45 में हम लोग 45 है, इसमें क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर दिए, ये अब हम लोग का मीटर में बदल गया। ठीक है, मीटर में। अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर 60 गुणते 60 इतना सेकंड आया ना, तो हम लोग को 1 सेकंड का निकालना है। तो जो राशि इधर में है ना, इधर भागा में ला दीजिए इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना दूरी चल रही है। 1 सेकंड में कार द्वारा, मोटर कार रहेगा, मोटर कार द्वारा चली दूरी कैसे निकल जाएगी, 45, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, है ना, 45,000 हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 45,000। ठीक है, और 60 गुणते 60 इधर से चलाएगा, 60 गुणते 60 आ जाएगा। यह अब हम लोग का सेकंड में मीटर में आ गया, यह तो राशि मीटर में ही रहेगी। ठीक है, बाकी इसको हम लोग विभाजित कर देंगे, 1 जीरो यहाँ से विभाजित, 1 जीरो यहाँ से विभाजित, 1 जीरो यहाँ से, तो 450 और कितना 6 जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 9 पाँचे 45, 50/4। बाकी इसी को हमने अभी हल कर भाग देकर आपको बताया कितना 12.5 मीटर। ठीक है, सब मीटर में हो गया था। तो देख रहे हैं कि 1 घंटा में चली गई दूरी मोटर कार द्वारा दूरी कितना 12.5 मीटर। इस तरह से भी निकालेंगे तभी यही आएगा, इस तरह से बाकी हमने बताया, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे। हम लोग को पूछा है कि 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसा आ जाए कि उसी काम को करना है ना, तो क्या होगा, अब 3 आदमी 6 आदमी में से यहाँ पर आदमियों की संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पे दिन क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात लगेगा। ठीक है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, हल हम लोग दूसरे वालों करने वाले हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या। ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे हम लोग दिन, कितना दिन वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब 6 आदमी थे तो उसको 4 ही दिन में समाप्त कर दिए। ठीक है, अब आ रहे हैं 3 आदमी, अब दिनों की संख्या कम हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे आदमियों की संख्या कम हो रही है तो अधिक दिन ये सब लगेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं। यह राशि क्या हो रही है, घट रही है, ये वाली बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात। चलिए तो हम लोग प्रतिलोम समानुपात लिख देते हैं 6:3। ठीक है, जिस अनुपात में यह घट रहा है उसी अनुपात में यह क्या होगी, यह राशि बढ़ेगी। तो हम लोग लिख देंगे प्रतिलोम समानुपात किस प्रकार से लिखते हैं। इसको हम लोग अगर इस तरह से नीचे से इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको 6:3 समानुपात कितना, अब x/4 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने लिख लिया, पहले 6:3 और समानुपात का चिन्ह और फिर x/4। ठीक है,
तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बाह्य पद यह बना, मध्य पद यह। तो चलिए हम लोग पहले मध्य पदों का ही गुणनफल लिख देते हैं। 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और बराबर 4 का हम लोग 6 में गुणा कर देते हैं तो 4 गुणते 6 लिख देते हैं, ठीक है। मध्य पदों गुणनफल हमने बाह्य पदों गुणनफल के बराबर लिख लिया, ठीक है। बाकी इसको हल कर लेते हैं। तो 4 छक हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में 3 था तो यहाँ पे भागा में चला आएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, तो x बराबर, तो यहाँ पे 24 में 3 से भाग देंगे, 3 8 है 24, 3 1 3, 3 8 24, यहाँ पे 8 दिन निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जिस अनुपात में आदमियों की संख्या कम हो रही थी, उस दिन कोई काम करने में क्या होगा, दिनों का संख्या बढ़ेगा, ठीक है, उसी अनुपात में। बाकी यहाँ पर अगर अनुपात आप निकाल कर देखना चाहेंगे तो 6:3 का देखिए समानुपात इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यक्स का वैल्यू हम लोग का 8 निकल कर आया है, तो 8 और 4 का अनुपात देखेंगे कि बराबर ही आएगा। इन दोनों का देखिए 6:3 का मतलब 6 में 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 2:1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 से 4 कमा 4, 4 दूना 8, देख रहे हैं ना, ये भी 2:1 आ रहा है। दोनों राशियाँ क्या है, समान अनुपात में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पे सी वाला ये ऑप्शन इसमें भी सही बन जाएगा, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प सी 8 दिन सही है, ठीक है। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ना कि यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा। इस तरह से में 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को, है ना। देखिए यहाँ पर हमें बोला है ना कि राम ना, हम चलिए लिख देते हैं 5 दिन में राम द्वारा किया गया कार्य कितना है, 1/4 भाग वो करता है, ठीक है। 1/4 भाग करता है, ठीक है। कोई भी कार्य ना संपूर्ण एक ही भाग का होता है, ठीक है। तो इसमें से 1/4 भाग कर रहा है, मतलब 1/4 उसका कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम लोग को एक करना है, तो 1/4 में ना अगर हम 4 का गुणा कर दें ना तो यह पूरा भाग हो जाएगा। मतलब इसमें 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4 गुणते 5, इधर भी हमने इसका गुणा कर दिया 4 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक हो जाए, ठीक है। तो देखिए 4 गुणते 5 दिन में राम द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 1/4, है ना। और 4 दिन कर रहा है तो यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से अंश और विभाजित हो जाएगा तो एक भाग आ जाएगा, ठीक है। एक भाग मतलब पूर्ण भाग आ गया उसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ना इसको पूरा भाग करने में ना, यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं 4 5 20 दिन लगेगा इसको। 20 दिन में राम द्वारा किया गया कार्य, एक भाग आ गया मतलब ये संपूर्ण भाग निकल गया उसका, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम देखिए वृत्त द्वारा बनाकर आपको बता देते हैं, ठीक है। एक इस तरह से वृत्त हो गया, ठीक है। अगर वृत्त हो गया ना तो इसको ना 4 भागों में हम बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सब बराबर भागों में हमने बांट लिया, ठीक है, 4 भागों में। तो इस 4 पूरा भाग एक है ना, एक में से मतलब चौथा जो है वो किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि 1/4 का मतलब यही होता है कि आपको इसको ना 4 भाग में बांट देंगे, ठीक है। कोई वृत्त है, इसको 4 भाग में बांटें तो एक भाग आपने कर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक भाग आपने किया है, तो एक भाग करने में ना 5 दिन ले रहा था, तो देखिए 5 दिन इसमें लेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 दिन इसमें लेगा, 5 दिन इसमें, 5 दिन इसमें ना, तो 5 चौको 20 दिन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का ये पहला ऑप्शन सही बना, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः राम द्वारा कार्य को पूरा करने में 20 दिन समय लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विकल्प कौन सा सही बना, विकल्प ए ही सही हम लोग का बन रहा है, एक ए 20 दिन सही है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैं प्रश्न दिया था ना कि राम किसी काम को 1/4 भाग कर रहा है, मतलब टोटल भाग अगर 4 भागों में कोई काम है
उसको 4 भागों में अगर हम विभाजित कर दें तो उसका एक भाग ना वह 5 दिन में कर दे रहा है। तो इस तरह से हमने 4 भाग में आपको विभाजित करके दिखाया है, कोई काम था पूरा, ठीक है। इसको एक भाग हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भाग में से एक भाग ना कर लेता है 5 दिन में, ठीक है। तो 5 को 20 हो जाएगा। बाकी इस तरह से हमने बताया कि 5 दिन में राम द्वारा किया गया कार्य 1/4 भाग। तो हमने इसमें इधर भी हमने देखा कि अगर हम 4 का गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे संपूर्ण भाग निकल जाएगा, एक भाग मतलब पूरा भाग निकल जाएगा हम लोग का। 4 का यहाँ पे हमने गुणा कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो 4 5 20 दिन हो गया, जिसमें वो क्या कर देगा, यह पूरा भाग कर देगा। एक भाग का मतलब संपूर्ण भाग है वो, ठीक है। अतः राम द्वारा किया गया पूरा कार्य करने में 20 दिन समय लगा। अतः विकल्प हम लोग का कौन सा सही बना, 20 दिन, ठीक है। यही ये वाला सही बना है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, 3 मजदूर किसी मकान की सफ़ेदी 20 दिन में कर सकते हैं ना, मतलब कोई घर है उसको पेंट कर दे रहे हैं 3 मजदूर 20 दिन में, ठीक है। यदि सफ़ेदी 6 दिन में करानी हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या होगी, ठीक है। मतलब अगर आप 6 दिन में उसको पूरा घर की पुताई करना चाहते हैं रंगों की, तो आपको कितने मजदूरों की संख्या लगेगी। तो देखिए आप ना यहाँ पर देख रहे हैं एक दिन का, आप देखिए 20 दिन में कोई काम करना चाह रहे थे, आपने उसको 6 दिन में ही करना चाह रहे हैं। मतलब देखिए जिस अनुपात में आपका दिन कम होगा उसी अनुपात में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है 3 मजदूर हैं 20 दिन में काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अब 6 ही दिन में उस काम को आप करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मजदूरों को और संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो लोग क्या कर दें, 6 ही दिन में काम कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात लगेगा, ठीक है। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं मजदूरों की संख्या और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं दिन, है ना। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पहले कितना 3 मजदूर थे, ठीक है, 3 मजदूर, और ये समय 20 दिन ले रहे थे, ठीक है, सफ़ेदी करने में। और यहाँ पर हम लोग का अब ना 6 ही दिन में आप काम कराना चाहते हैं, पूरे 6 दिन में आप काम कराना चाहते हैं। मान लेते हैं कि अब x मजदूर लेंगे तो आप 6 दिन में काम करा लेंगे। तो जिस अनुपात में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में हम लोग का क्या हो गया, दिन कम हो गया है। तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। तो चलिए प्रतिलोम समानुपात में क्या हो जाएगा, 3 और जिस अनुपात में 3 अनुपात x हो जाएगा, समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से नीचे से लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात लगा है। तो यहाँ पर हम अगर अनुलोम समानुपात लगता है तो हम लोग दोनों राशि इसी तरह से लेते हैं, ठीक है। 3 अनुपात x 20 अनुपात 6 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है क्योंकि क्या हो रहा है, एक राशि बढ़ रही है हम लोग का, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिन हम लोग का क्या हो गया, देखिए कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अनुपात x हमने लिख दिया, तो अब x 6 अनुपात 20 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले मध्य पदों का ही गुणनफल लिख लेते हैं। x में 6 का गुणा कर देंगे तो 6x आ जाएगा, और बराबर 3 में हम लोग 20 का गुणा कर लेते हैं, 3 गुणते 20, और बाकी यहाँ पे जो गुणा में राशि है उसको भाग में बुला लेते हैं, 3 गुणते 20, यहाँ पे बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यह राशि 3 से विभाजित है ना, 3 एकमा 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब अंश में 20 बचा, हर में 2 बचा। तो यहाँ पे दोनों राशियाँ 2 से विभाजित है, 2 एकमा 2 और 2 दाह में 20 हो जाए, तो x बटा मतलब 10/1 का मतलब सिर्फ हम लोग का 10 बचा, ठीक है। अतः आपको ना यहाँ पर मजदूरों की संख्या ना x की वैल्यू 10 करना पड़ेगी, तभी आप उस काम को सफ़ेदी 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग एक बार लिख देते हैं सफ़ेदी ना, मकान की सफ़ेदी करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूरा बात लिख देते हैं, मकान की सफ़ेदी 6 दिन में कराने पर, ठीक है, कराने पर 10 मजदूर लिख देते हैं, मजदूर की आवश्यकता होगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का विकल्प बी सही बन रहा है, हम लोग लिख देते हैं अतः विकल्प बी 10 मजदूर सही है, ठीक है। यही हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को बोला था ना कि 3 मजदूर से आप मकान की सफ़ेदी करवा रहे थे 20 दिन में, ठीक है। तो आप 6 ही दिन में सफ़ेदी करवाना चाह रहे थे, तो जिस अनुपात में आप मजदूरों की अब यहाँ पे दिन में कमी कर रहे हैं, जिस अनुपात में, ठीक है, समय कम कर रहे हैं, उसी अनुपात में मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये प्रतिलोम समानुपात लग गया।
यहाँ पे 3 अनुपात हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे 6 अनुपात 20 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाकी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो मध्य पदों का गुणनफल हमने बाह्य पदों का गुणनफल बराबर लिख लिया, तो यक्स का वैल्यू हम लोग का 10 निकल कर आया, ठीक है। बाकी इसका यहाँ पर अगर आप अनुपात निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग का निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 3/10, इसमें तो कुछ विभाजित नहीं है, या तो 3:10 ही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, नीचे से लेंगे, ठीक है, इधर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6:20 ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20 होता है, तो 3:10 आ गया, ठीक है। जिस अनुपात में मजदूरों की संख्या में आपने वृद्धि किया, उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, हम लोग का दिन कम हो गया। पहले आपको दिन कम ही दिया था, हम लोग को दिन कम करना था, तो हम लोग को उसी अनुपात में क्या कर दिया, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, इसलिए अतः हम लोग का विकल्प बी हम लोग का सही बना, 10 मजदूर सही है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन बताइए। देखिए मान लेते हैं वो 100% तो कमाएगा, ठीक है, जो कमाई कर रहा है ना, वेतन 100% पा रहा है, तो 80% खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। तो कितना बचत करेगा, 20% बचेगा, ठीक है। और जो जितना भी वो उसका वेतन मिला रहेगा, ठीक है, उसका कितना 20% ही ये बचाए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग कुल वेतन हम लोग लिख देते हैं प्रतिशत, ठीक है। चलिए एक बार प्रतिशत भी लिख देते हैं। यह 100% तो वेतन पाएगा, ठीक है, 100% वेतन पाएगा ना, तो यह 80% खर्च कर दे रहा है ना। तो हम लोग लिख देते हैं खर्च कितना 80% कर दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना कि आपने 100 रुपया की कमाई की, ठीक है, उसमें से 80 रुपया आपने खर्च कर दिया, ठीक है, 80% खर्च कर दिया, मतलब 80 रुपया आपने खर्च कर दिया। अगर 100 रुपया है, यहाँ पे 100 रुपया कमा रहे हैं, 80 रुपया खर्च करेंगे तो बचाए कितना, सिर्फ 20 रुपया बचाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग बचत लिख देते हैं, बचत कितना है, ये हम लोग का 100 में से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 80 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कि हम लोग का कितना 20% निकल कर आएगा, ठीक है। यहीं 20% आप बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, और जो कि हम लोग का मासिक बचत दिया हुआ है कितना 1200 रुपये है, ठीक है। माना व्यक्ति की मासिक वेतन ₹100 है, ठीक है। यहाँ पे वेतन रहेगा, माना व्यक्ति की वेतन कितना ₹100 है, ठीक है। अब देखिए अब इसी का 20% है ना, वो बचत किया है, ठीक है। बचत हम लोग का कितना है, हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि यक्स का 20% यही ना बचत किया हुआ है, ठीक है, इसी का 20% बचत किया हुआ है, जो कि हम लोग का बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है 1200 रुपये के ना। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, कि वो कितना यक्स कितना रुपया था, तो यक्स और का मतलब गुड़ा, ठीक है, और 20% का मतलब 20/100 हो गया, ठीक है, बराबर 1200। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों राशि ना 20 से विभाजित है ना, 20 से कमा 20, 20×5 100 होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे x/5 ही बचा, ठीक है, बराबर कितना 1200। यहाँ पे जो भागा में राशि है वो इधर बराबर को उधर गुणा में चल जाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना 1200, ठीक है, गुणते 5, और यक्स बराबर देखिए अब हम लोग ना 1200 में 5 का गुणा कर देते हैं, तो इकाई के स्थान पे तो इसमें करेंगे 5 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 2 स्थान में 0 रहेगा, बाकी 12×5 60 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यही उस व्यक्ति का मासिक वेतन 6000 रुपये बना, ठीक है। अब इसी का हम लोग 80% यदि आप निकालेंगे ना, तो यह खर्च हो जाएगा, और यहाँ पे 12 इसका आप लोग 20% निकालेंगे ना, तो यही हम लोग का फिर वापस आ जाएगा। 20% कितना होगा 1200 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। अगर चाहें तो चलिए एक बार हम लोग निकाल कर इसका दिखा भी देते हैं आपको, है ना, कि टोटल कितना 6000 रुपये कमाए है ना, इसका 20% निकाल देंगे 20/100, ठीक है। तो यह इसका बनेगा बचत, ठीक है, यह बचत उसका बना, ठीक है। तो 20 से अगर इसको हम लोग विभाजित कर देंगे ना, 2 जीरो यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 बचा हुआ, यहाँ पे 20, 6 दूना 12 और 2 जीरो लग जाएगा, मतलब इतना रुपया तो बचत किया, ठीक है। और बाकी हम लोग इसका खर्च भी आपको ज्ञात करके दिखाते हैं कि खर्च कितना किया था, 80% किया था ना, तो खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कुल हम लोग के पास रुपये है 6000, ठीक है। और यहाँ पे 80% का मतलब 80/100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यहाँ से ना 2 जीरो विभाजित कर लेते हैं, चाहे यहाँ से कर ले चाहे यहाँ से ही कर ले,
ठीक है। चलिए डबल जीरो यहाँ से विभाजित कर देते हैं, तो 60 गुणते 80 बचा, और 8 छक 48 होता है, 8 छक 48, डबल जीरो तो लग ही जाएगा, है ना। इतना रुपया वह बना खर्च किया, ठीक है। मान 6,000 रुपये कमा रहा था ना, तो 48,000 या मतलब 4,800 रुपये खर्च कर रहा था, 1,200 रुपये बचा रहा था। बाकी इनको जोड़ेंगे ना, 1,200 रुपये को और 4800 अपना जो बचत किया है, ठीक है, बचत को और खर्च को जोड़ेंगे ना, तो ये 6,000 के बराबर आएगा। देखिए 8 2 10 को 0 हाथ में लगा 1, ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, 1 हासिल 6। तो देख रहे हैं उसका हम लोगों ने यहाँ पर ये खर्च था उसका, ठीक है, और ये उसका बचत था, दोनों को जोड़ा तो जो कि 6,000 रुपये बराबर आया। मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, व्यक्ति की मासिक वेतन कितना है, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये, 6,000, ठीक है। इस तरह से हमें दिया था व्यक्ति 80% खर्च कर रहा था, 80% खर्च कर रहा था, मतलब कुल वेतन प्रतिशत 100% रहेगा, ठीक है। 80% खर्चा कर दिया, मतलब 20% ये बचा लिया था, ठीक है। तो जो हम लोग को बचाया था ना, वो हम लोग का 1,200 रुपये के बराबर दिया था। कि तो हम लोगों ने मान लिया व्यक्ति का मासिक वेतन कितना 100 रुपया है, और इसी का जो 20% है ना, जितना भी मासिक वेतन है इसी का 20% 1,200 के बराबर था, ठीक है। प्रश्नानुसार यही बोला था, ठीक है। जो 20% है वो कितना, यहाँ 20% तो हम लोगों ने निकाला, ठीक है, ज्ञात करके कि 80% खर्च कर दिया, मतलब 20% बचत किया। तो जो यक्स का 20% है वो 1,200 रुपये के बराबर था। बाकी हमने इसको हल कर दिया, तो यक्स का वैल्यू निकल कर आ गया। हम लोगों ने लिख दिया कि व्यक्ति की मासिक वेतन कितना, अतः लिख देते हैं, अतः व्यक्ति की मासिक वेतन कितना, 6,000 रुपये है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। ले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, एक बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करिए। देखिए हम लोग को दूरी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, और दूरी बटा समय कर देंगे तो ये हम लोग का चाल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग को पूछा हुआ है, और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में। तो इन दोनों राशियों को हमको बदल कर इसको घंटा में लाना पड़ेगा, और इसको हम लोग को मीटर में है तो इसको किलोमीटर बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6ठा वाले प्रश्न को। यहाँ पर हम लोग को जो हम लोग की दूरी हो जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है, रेलगाड़ी रहेगा, रेलगाड़ी की लंबाई जो कि हम लोग को मीटर में दिया हुआ है 450 मीटर, और यहाँ पे जो समय हम लोग को दिया हुआ है कितना समय में पार कर रही है, ठीक है। चलिए समय हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, समय 22.5 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अब वो कितना चाल बराबर क्या होता है, चाल हम लोग को बताना है किस चाल से वो चल रही है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग का दूरी कितना है 450 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर 22.5 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 1 बटा 2। ये जो राशि आएगी ना हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड। लेकिन हम लोग को लाना किस में है, हमको लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किसी राशि को मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं 450, और यहाँ पे इसका मतलब कितना हुआ 22.5 का मतलब यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 में 1 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणा हम लोग कर दे रहे हैं किससे, मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे ना, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ये अब हम लोग का हो गया किमी प्रति हावर में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। देखिए यह हमने कैसे किया एक बार और को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कोई राशि हम लोग का मीटर में था, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे चलिए इस तरह से कोई एक्स वाई हम मान लेते हैं, एक्स मीटर हम लोग का है, यह मीटर में है, और यहाँ पर है जो समय है वो हम लोग का सेकंड में है। मान लेते हैं 22 सेकंड है, यह हम लोग का मीटर में है, यह सेकंड में है, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा, याद है तो ठीक है कोई बात नहीं याद रहेगा तो इस तरह से कर लेंगे। कोई राशि मीटर में है ना, मीटर में यह राशि है तो 1000 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, क्योंकि कितना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मैंने भाग दे लिया, तो इस मीटर में हमने 1000 से भाग दे लिया, तो ये हम लोग का किस में बदल गया, ये हम लोग का किलोमीटर बदल गया, ठीक है, किलोमीटर बदल गया यह राशि, ठीक है। यह मान लेते हैं कि 40 हम लोग लिखें, मीटर प्रति सेकंड लिखें, ठीक है। अंश वाली राशि मीटर से मापेंगे और हर वाली राशि कितना सेकंड से नापेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है।
तो देखिए अब इसको हमने 100 से भाग कर किलोमीटर में ला लिया, तो वाई जब सेकंड है ना, वाई यहाँ पर जो सेकंड है, वाई जो हम लोग का सेकंड है ना, इसको हम लोग 60 से भाग दे दिए तो ये हम लोग का मिनट में बदल गया। ठीक है, कोई राशि सेकंड में उसको आप 60 से भाग देंगे तो वह मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको पुनः 60 से भाग दे दिए तो अब यह घंटा में बदल गया। देखिए कोई राशि हम लोग का सेकंड में था, उसको हमने एक बार भाग दिए 60 से तो यह आपका मिनट बदल गया, दूसरी बार 60 से हमने भाग दे दिया तो यह अब घंटा बदल गया, तो किलोमीटर अब प्रति घंटा हो गया हम लोग का। ठीक है, यह राशि किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर में हो गया या घंटा में हो गया। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पे देखिए 4 भाग में यह बट गया ना, 2 भाग में अंश भी बट गया, 2 भाग में हर भी। सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए और मध्य वाला का दोनों को आपस में। ठीक है, तो यक्स में गुणा हो जाएगा, 60 गुणते 60 का हो जाएगा, और जो यहाँ पे मध्य में होगा गुणा वाई गुणते 1000 का हो जाएगा। ठीक है, मध्य वाली राशि का आपस में और जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर का आपस में कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1 0 1 0 विभाजित 1 0 1 0 विभाजित। ठीक है, तो यक्स बटा वाई बचा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपका 36 आ जाएगा अंश में, और हर में कितना 10 आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों राशियाँ 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 दूना 36 होता है, डायरेक्ट हम लोग 18 लिख देते हैं, 18 दूना 36। ठीक है, तो 18 बटा 5। अब देखिए यक्स बटा वाई, यहाँ पे 18 बटा 5 का आप किसी राशि में है ना गुणा कर दिए, तो अब देखिए ये हम लोग का पहले मीटर प्रति सेकंड में था, यक्स मीटर बटा वाई सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में था, अब हमने 1000 से भाग देकर और 60 गुणते 60 से भाग देकर इसमें। ठीक है, सेकंड में अब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, अभी हम लोग का बन गया किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई राशि मीटर प्रति सेकंड में रहेगी तो उसको हम लोग 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, और कोई राशि किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी ना तो बस इसका व्युत्क्रम से आप गुणा कर देंगे। मान लेते हैं कि वाई यक्स बटा वाई, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पहले से है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है कोई राशि। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग को मीटर प्रति सेकंड बदलना रहेगा ना, तो इसका व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, 5 बटा 18 से कर देंगे तो यह अब हम लोग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इस तरह से हो गया, तो इसीलिए हमने 18 बटा 5 से गुणा कर दिया था, या अब हम लोग का हो गया किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना जो हर वाली राशि है उसको हमने 2 भाग में बांट लिया। ठीक है, अंश और हर में आ गया, तो हम लोग अंश वाली राशि को भी हर अंश में और हर में बांट लेते हैं। ठीक है, 450 बटा 1 लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए हर वाली राशि 2 भाग में बढ़ गई ना, तो अंश वाली को भी बांट लेंगे, ऐसा बांटेंगे कि ताकि इसके मान में फ़र्क ना पड़े। ऐसा नहीं कि इसको 1 बटा 145 मतलब 150 कर देंगे, 1 बटा 150 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब कितना हुआ, अगर हम किसी राशि को 450 बटा 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 450 हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर देंगे, इसको 1 बटा 450 लिख देंगे, गलत हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है ना, और गुणते 2 हो गया, और गुणते 18 बटा 5 तो है ही। ठीक है, अब देखिए इस तरह से 4 भागों में बांट लिया हमने, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में, और यहाँ मध्य वालों को आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2 का है हमने यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 का 2 गुणते 450 हो जाएगा। ठीक है, और बटा कितना 45 में 1 का गुणा कर देंगे तो यह मध्य को हो जाएगा 45, और 1 का गुणा कर देंगे तो सिर्फ 45 ही रहेगा, और यहाँ पे 18 बटा 5 तो है ही, कितना 18 बटा हम लोग का 5 है, सिर्फ 18 बटा 5 रहेगा, तभी यह राशि कितना किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे अगर हम 45 से अंश और हर में विभाजित करें तो 45 से कम 45 दाम में कितना 450 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ना 5 और 10 ये भी विभाजित है, तो 5 कमा 5 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 18 सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, 2 गुणते 18 ही बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर में 45 था, अंश में भी 45 से कम 45 दाम में 450 हो गया। ठीक है, 10 बार विभाजित हो गया, हर में भी हम लोग का 5 पहले से था। ठीक है, 5 से हमने 10 को विभाजित कर दिया, 5 5 5 दूना 10। ठीक है, 2 गुणते 2, यहाँ पे कितना 18 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आपस में इसका गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसमें 2 दूना 4 और गुणते 18, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। अभी हम लोग का 72 का मात्रा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, अतः रेलगाड़ी रहेगा कि चाल बराबर कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर दिया था और बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार कर दे रही थी, तो हम लोग को रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना था। तो हमने लिख लिया रेलगाड़ी की लंबाई थी 450 मीटर और समय दे दिया 22.5 सेकंड। ठीक है,
और चाल बराबर दूरी बटा समय यही फार्मूला होता है, तो हमने रख दिया यहाँ पे। यह रेलगाड़ी की चाल है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर फार्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय, यही हम लोग निकाले हैं। ठीक है, दूरी कितना 450 मीटर है और यहाँ पे 22.5 सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड यहाँ फार्मूला बना। लेकिन जो हमने 18/5 से अंश और हर में गुणा कर दिया, ठीक है, तो यह इसका मात्रक क्या बना, किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। ठीक है, बाकी हमने करके आपको दिखाया भी किस प्रकार से हुआ। बाकी इसको देखिए, यहाँ पे हर जो है 2 भाग में बट गया था, तो अंश को भी हमने 2 भाग में बांट लिया। बाकी सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर देंगे, मध्य वालों को आपस में। ठीक है, बाकी हमने इसको हल कर दिया, तो जो कि आया 72। ठीक है, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान पर से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, कह रहा है ना कि मतलब, चलिए हम लोग हल 7वां वाले को प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए बोला है कि 2 साइकिल सवार हैं। ठीक है, 2 लोग ना एक ही स्थान से ना 2 विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है तो एक दक्षिण जा रहा है। इस तरह से मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहीं पर बना देते हैं, एक इस तरह स्केल की मदद से खींच देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से वो लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक इस दिशा में जा रहा है और एक जो जा रहा है वो इस दिशा में जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब कि यह हम लोग, चलिए एक एक को लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट वाला यह है, ठीक है, और यह सेकेंड वाला है, और यहाँ पर पहले वाले के लिए हम लोग लिख देते हैं कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ठीक है, 10 इसकी चाल है, 10 किलोमीटर प्रति हावर यह चाल चल रहा है। लेकिन जो समय है वह कितना, दोनों 5 घंटे ले रहे हैं, 5 घंटे यह भी समय ले रहा है। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला जा रहा है यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है चाल से। ठीक है, 12 किमी प्रति हावर, और यह भी समय कितना, समय दोनों उतना ही ले रहे हैं, समय 5 घंटे। ठीक है, तो अब हमको बताना है ना कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। मतलब यहाँ से जो ये वाली पूरी दूरी है ना, मान लेते हैं यहाँ पर यह x किलोमीटर यह चला है, ठीक है, और y किलोमीटर यह चला है, तो हम लोग को इन्हीं दोनों को यह जोड़ देना है हम लोग को। ठीक है, कि यह x और y है ना, x प्लस y हम लोग को यही ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना पहले, इसको पहला हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना पहले साइकिल चालक द्वारा चली दूरी वह x किलोमीटर है। ठीक है, x किमी चल रहा है। और देखिए फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, दूरी निकालना है ना, तो दूरी के हिसाब से फार्मूला लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे भागा में है ना, गुणा में चला जाएगा, तो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा, चाल में आप समय का गुणा कर देंगे, चाल गुणते, यहाँ भागा में था इधर गुणा में चला गया, तो यही फार्मूला हो जाएगा दूरी का, कि चाल में आप समय का गुणा कर देंगे तो वहीं आपका दूरी पूरा निकल जाएगा, कितना किलोमीटर चला है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका मान लिया है कि पहले साइकिल चालक द्वारा चली गई दूरी कितना है, x किलोमीटर है, तो हम लोग मान लेते हैं ये x किलोमीटर है। ठीक है, x को हमने माना है। ठीक है, चाल यह पहला चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर यह पहला चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर समय ले रहा था, दोनों 5 घंटे लिए थे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x में आप 5 का गुणा कर देंगे, मतलब 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 5 50 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू हम लोग का यह निकल कर आया ना, यह 50 किमी निकल कर आया। ठीक है, चलिए किमी लिख देते हैं, किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर पहला चला है। अच्छा, सेकेंड वाला की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, माना दूसरे साइकिल चालक द्वारा चली दूरी y किलोमीटर है। ठीक है, तो फार्मूला तो यही हो जाएगा, है ना, कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला दूरी बराबर चाल में हम लोग क्या कर देंगे, समय का गुणा कर देंगे। तो देखिए चाल हम लोग का दूसरा वाला चल रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और समय ये भी 5 घंटा ही ले रहा था। ठीक है, दोनों समय बराबर था। 5 घंटे बाद हम लोग को पूछा है कि आपस में एक दूसरे से कितना दूर होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा, तो यही दूरी हम लोग का जोड़ देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो दूसरा वाला का दूरी निकल कर आया, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको y माने हैं ना, तो चलिए y बराबर लिख देते हैं, y बराबर 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 किलोमीटर यह चला हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये y का वैल्यू कितना 60 किलोमीटर, ठीक है। पहले ये दोनों यहाँ पर थे, ठीक है, तो एक विपरीत दिशा में गया, मतलब एक इधर गया तो एक इधर गया, ठीक है, विपरीत। तो यहाँ पे यह जा रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 घंटा दोनों बाद ही पूछा था, तो दोनों 5-5 घंटा समय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह चल गया 50 किलोमीटर इधर, तो यह चल गया 60 किलोमीटर इधर, ठीक है। 12×5 = 60 किलोमीटर इधर गया, यह 50, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने दोनों का निकाल लिया कि एक यहाँ पर पहुँच गया है तो एक यहाँ पर, तब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 60 में हम लोग 50 जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर चला गया एक यहाँ पर, तो हम लोग लिख देते हैं अतः 5 घंटे बाद दोनों साइकिल चालक की बीच की दूरी कितना 50-60 दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले चालक जैसे दोनों के आपस में एक दूसरे से कब दूर होंगे, हम लोग लिख देते हैं पहले चालक द्वारा चली गई दूरी और प्लस दूसरे चालक द्वारा चली गई दूरी लिखेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, 50 में या 50 किलोमीटर चला है या फिर 60 किलोमीटर, या लिखना रहेगा तो लिख देंगे कि पहले चालक द्वारा चली गई दूरी दूसरे चालक द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो पहला 50 किलोमीटर चला था, दूसरा 60 किलोमीटर चला था, तो 6×5 = 11, मतलब यह 110 किलोमीटर आपस में दूर हो गए, ठीक है। यही हम लोग का हल हो जाएगा, ठीक है, कि 5 घंटे बाद दोनों साइकिल चालक के बीच की दूरी कितना 110 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। आपस में एक दूसरे से कितना यहाँ पर से स्टार्ट किए थे, यहीं से वो दोनों स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 5 घंटे बाद, यहाँ पे 110 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि 2 साइकिल चालक थे और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला था और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, और दोनों विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किए थे एक ही स्थान से, ठीक है। तो और बोला था कि 5 घंटे बाद वो कहाँ पर मिलेंगे, मतलब उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, 5 घंटे बाद। तो एक चल रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 घंटा ले रहा था, तो यहाँ पर हमने इसका निकाला, पहले चालक द्वारा चली गई दूरी कितना 50 किलोमीटर निकला, कि मतलब यह 50 किलोमीटर इधर चला गया, ठीक है, पहला साइकिल चालक, और दूसरा साइकिल चालक का हमने निकाला कि वह कितना दूरी चला, तो उसका निकल कर आया 60 किलोमीटर, ठीक है। दूरी बराबर 4 गुणित समय होता है, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और समय 5 घंटा लिया था, तो यह 60 किलोमीटर इधर चला गया था, तो ठीक है। तो दोनों में आपस में बीच की दूरी अब कितना हो गई 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद यही ना हुआ, दोनों का हम लोग चली गई दूरी दोनों का जोड़ देंगे, तो जो कि हम लोग का 110 किलोमीटर निकल कर आया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, ठीक है, लड़कियों की संख्या 900 है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है, लड़कों की संख्या हम लोग को बताना है। देखिए अगर लड़कियों की संख्या 900 है, ठीक है, तो और लड़के कितना है 5% है। चलिए हम लोग पहले जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं हल। देखिए 8वां करने वाले हैं। देखिए विद्यालय में कुल बच्चों का प्रतिशत 100% होगा, ठीक है, और 100% में से 55% लड़के हो गए, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कुल बच्चों का प्रतिशत, हम लोग लिख देते हैं विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में कुल बच्चों का प्रतिशत यह हमेशा रहेगा 100%, ठीक है, 100% बच्चे हैं, उसमें से बोल दिया कि 55% लड़के हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का प्रतिशत यहाँ पर 55% है ये, ठीक है। तो लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, तो लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, देखिए लड़के अगर 55% हैं, मतलब देखिए अगर 100 विद्यालय में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 में से यदि 55 उसमें से लड़के हैं, लड़के निकल गए 55 लड़के, तो जो 45 बची वो लड़कियाँ ही बची, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में से हम लोग क्या कर देंगे 55 घटा देंगे, तो ये हम लोग का निकल जाएगा लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियां हैं ऐसा है कि 45% लड़कियां हैं, ठीक है, 55% लड़के तो 45% लड़कियां निकल गई। और हम लोग को दिया था लड़कियों की संख्या कितना है 900 है, तो मान लेते हैं हम लोग अगर कुल संख्या मान लेते हैं बच्चों की संख्या यक्स, तो यक्स का हम लोग कितना 45% निकाल देंगे ना, तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। लड़कियों की संख्या हम लोग को 900 दिया है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या हम लोग लिख देते हैं कितना यक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुल विद्यालय में बच्चों की संख्या यक्स है, तो अब प्रश्नानुसार बोला है हम लोग को, प्रश्नानुसार यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है ना वो देखिए कितना है 900 है,
तो हम लोग 45% निकालें, हम लोग यक्स का 45% जो होगा हम लोग का यक्स का 45% वो लड़कियों की संख्या 900 के बराबर होगा ना। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों की संख्या कुल यक्स है और यक्स का देखिए देख रहे हैं लड़कियों की संख्या कितना है 45% है, तो यक्स का हम लोग 45% कुल संख्या मान लेते हैं यक्स है, यक्स का 45% वो हम लोग को लड़कियों की संख्या 900 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यक्स का मतलब गुणा और 45/100 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 900 दिया हुआ है, तो जो राशि इधर भागा में है उधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 भागा में इधर गुणा में चला जाएगा 900। ठीक है, गुणते 100 और बटा कितना 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं, तो 9 एकम 9 मतलब 100 बचेगा, 9 एकम 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 से हमने दोनों राशियों को विभाजित कर लिया, तो यह 100 बार में विभाजित होगा और 9 5 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हम लोग का 100 यक्स बराबर 100 गुणते 100 बचा हुआ है और बटा 5, और यहाँ पे हम लोग 5 से किसी को विभाजित कर लेते हैं। चलिए इसी को विभाजित कर लेते हैं, 5 दूना 10 मतलब 20 बार में यह विभाजित हो जाएगा पूरा 100 है ना, 20 5 100 होता है तो 20 बचा, तो यक्स का वैल्यू 100 और गुणते 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का इसमें हम लोग 100 में 20 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं अतः विद्यालय में, तब विद्यालय में ठीक है 2000 बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 2000 बच्चे हैं, यहाँ पे हम लोग को 900 पहले से ही दिया था लड़कियाँ, या फिर देखिए 2000 का ना आप 55% निकालेंगे ना तभी आ जाएगा लड़कों की संख्या, या फिर हम लोग सीधा लड़कों की संख्या निकालते हैं। लड़कों की संख्या यही हम लोग को पूछा हुआ है, लड़कों की संख्या पूछा है, तो हम लोग क्या कर देंगे विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या में से हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, यहाँ पे लड़कियों की संख्या हम लोग घटा देंगे, लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग को लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए लड़कियों विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या हम निकाल दें कितना है 2000 है। ठीक है, अच्छा 2000 में से हम लोग लड़कियों की संख्या घटा दें, तो यहाँ पे 900 घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को कितना 1100 निकल कर आ जाएगा। 1100 लड़कों की संख्या हम लोग को निकल कर आया कितना, लड़कों की संख्या बना 1100। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 900 है, तो लड़कों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना था। तो विद्यालय में कुल बच्चों का प्रतिशत कुल मिलाकर 100% है, 100% में 55% यहाँ पे लड़के दे दिया था, तो हमने लड़कियों का परसेंट निकाल लिया, 45% लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या यक्स है ना, तो यक्स का जब आप 45% निकालेंगे, देखिए यहीं हम लोग का 2000 है। ठीक है, अब 2000 का यदि हम ना 45% निकालेंगे तो वहीं आ जाएगा 900। ठीक है, और इसका हम लोग अगर 55% निकालेंगे ना तो यही बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले ना ये मान लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या यक्स है, यक्स का 45% है जो 900 के बराबर है, लड़कियों के बराबर है। ठीक है, तो इसका हमने हल कर दिया, तो हम लोग को यक्स जो निकल कर आया 2000, मतलब हम लोग को पता चल गया विद्यालय में कितने कुल बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग को 2000 बच्चे पता चल गया, तो हम लोग क्या कर देंगे 2000 बच्चों में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, तो वहीं शेष जो बचेगा वो लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 2000 थी, 2000 में से हमने 900 घटा दिया, तो लड़कों की संख्या कितना हम लोग को 1100 निकल कर आ गए। चलिए एक बार हम ना प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल कर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए कुल बच्चे थे 2000 हमने निकाला था, इसका 55% ही तो लड़के थे, इसका 55% ही लड़के हैं ना, तो उस हिसाब से भी निकाल कर दिखाते हैं का, और 55/100 हो जाएगा। 55% का मतलब 55/100, यहाँ पे 00 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 20 गुणते 55 बचा हुआ है। ठीक है, 55 है। ठीक है, तो हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो जीरो तो रहेगा ही, 5 दूना 10 को जीरो हाथ में लगा 1, और 5 दूना 10 1 11। ठीक है, इतने ही लड़के निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसका 2000 का ना हम 2000 का 45% निकालेंगे, 45 और बटा परसेंट का मतलब बटा 100। ठीक है, तो 00 विभाजित, तो यहाँ पे 20 बचा और गुणते 45। ठीक है, और देखिए 1 जीरो तो रहेगा ही। ठीक है, 1 जीरो रहेगा ही, और 45 दूना क्या होता है 90 होता है, तो लड़कियों की संख्या 900 निकल कर आ गई, यही ना था लड़कियों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है ना, एक परीक्षा में गणित में कुल 45% तथा विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए हैं। ठीक है, तो 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। ठीक है, तो कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लोग को गणित में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, गणित में अनुत्तीर्ण
यहाँ पर रहेगा अनुत्तीर्ण, ठीक है। अनुत्तीर्ण गणित में दिया हुआ है कितना, 45% है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को विज्ञान में दिया हुआ है, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, विज्ञान में अनुत्तीर्ण हम लोग को दिया है 25%, ठीक है। और दोनों में अनुत्तीर्ण हम लोग को दिया हुआ है, दोनों में अनुत्तीर्ण कितना दिया हुआ है, 15% है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर देंगे ना, अगर हम लोग को अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या ज्ञात करना रहेगा ना, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, गणित और विज्ञान वाले को, और जो दोनों में आ गए हैं उन लोगों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि आप तो या तो गणित में ही रह सकते हो या तो विज्ञान में, दोनों में नहीं ले सकते हम आपको, है ना, नहीं तो 2 गुना लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कुल अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र। तो चलिए कितना हो जाएगा, देखिए 45%, ठीक है, प्लस 25 तो रहेगा ही, और यहाँ पर हम लोग कितना, चलिए यहाँ पर प्रतिशत लिख देते हैं, कुल अनुत्तीर्ण छात्र प्रतिशत, ठीक है। तो 45 रहेगा और प्लस 25 और 15 हम लोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग दोनों में लेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो दोनों में हम लोग नहीं ले सकते, या तो आपको अंग्रेजी के हिसाब से, मतलब यहाँ पे गणित के हिसाब से फेल कर दिया गया तो विज्ञान में नहीं ले सकते हम आपको, या तो आप विज्ञान के हिसाब से फेल हो गए तो गणित में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए 15 घटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ना, तो चलिए इसी तरह हम लोग पहले इसी में से घटा देते हैं, या फिर चलिए दोनों को जोड़ कर ही घटाते हैं। 5 5 10 को 0 हो जाएगा, हाथ में 1 लगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 70 में से हम लोग को अभी 15 घटाना है, ठीक है। 70 में से हम लोग 15 घटा देंगे तो यहाँ पर तो इकाई के स्थान पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से गया 55% आ गया, ठीक है। मतलब कुल अनुत्तीर्ण छात्र प्रतिशत हम लोग का कितना है, 55% है। और हम लोग को पूछा कितना है कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो उत्तीर्ण वाला कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100% में से हमने 55 घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से जब आप 55 घटा देंगे तो आपका 45% ही आ जाएगा, ठीक है। 45% ही बच्चे हैं जो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि गणित में कुल 45% अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, और विज्ञान में कुल 25% अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, ठीक है। और जो दोनों में फेल हो गए हैं वो कितना है, 15% है, तो ठीक है, अनुत्तीर्ण है। तो कितने परसेंट परीक्षार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो देखिए हम लोग को जब अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे ना, तो या तो आपको गणित के हिसाब से ही फेल ले लिया गया, जो ये 15% लोग हैं, ठीक है, ये दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो ये या तो आपको गणित के हिसाब से फेल ले लिया गया है, या तो आपको विज्ञान के, ये देखिए जो 15% लोग हैं ना, ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। ये लोग जो 15% लोग हैं ना, ये मतलब गणित में भी शामिल हो, और ये सब यहाँ पे विज्ञान दिया हो ना, गणित और विज्ञान दोनों में ये लोग शामिल हैं, तो 2 बार हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए एक बार इनको घटाना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नहीं तो ये दोनों बार ये सम्मिलित हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये दोनों लोग पहले से ही उपस्थित हैं इसमें, गणित में और विज्ञान में, तो हम लोग 2 बार इसको नहीं ले सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। या तो इसमें से घटा दिया या तो इसमें से, मतलब दोनों को हम लोग जोड़ के 15% घटा दिए, तो हम लोग को पता चल गया कुल अनुत्तीर्ण छात्र प्रतिशत कितना है, 55% है। और हम लोग को अनुत्तीर्ण यह था, मतलब ये लोग फेल थे, तो पास कितने थे, 55% फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे 45% पास हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से हम लोग 55 घटा दिए, ठीक है। तो यही हम लोग का निकल कर कितना, 45%। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है ना, 364 रुपये में एक रेडियो बेचने पर, है ना, 9% की हानि हो गई, ठीक है, 9% की हानि हो गई, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं 10वां वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग का इसका ना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, इतना में बेचा है, ठीक है। हम लोग चलिए इसका लिख लेते हैं विक्रय, रेडियो को लिख लेते हैं, रेडियो का विक्रय मूल्य, जो कि हम लोग का दिया हुआ है 364 रुपये में, ठीक है, इतना में बेचा है, लेकिन 9% की हानि पर खरीद दिया है, मतलब 9% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। तो देखिए अब प्रश्नानुसार हम लोग का क्या हो जाएगा,
देखिए अब मान लेते हैं कि आपने यक्स रुपये का तो उसको खरीदा ही था, ठीक है। अब इसी का आप हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसी को ना आप हानि पर बेच दिए हैं, कितना 9%, यक्स का आपने 9% हानि पर बेचा है इसको, ठीक है। 9% हानि पर बेचा, और जो कि आपने कितना 364 रुपये में इसको बेचा, ठीक है। और फार्मूला भी यही होता है कि आपका ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जितना का आप खरीदें उसमें से आप अपना हानि घटा देंगे ना, ठीक है। हानि वही होता है विक्रय मूल्य। फार्मूला यही हो जाएगा, क्रय मूल्य में से आप हानि घटा दी। मान लेते हैं कोई 100 रुपये का वस्तु खरीदें, आप हानि मान लेते हैं 10 रुपये का हानि कर दिए, मतलब कि 100 रुपये खरीदे हुए हैं और 10 रुपये उसमें से घटा दिए, 10 रुपये को उस पर हानि कर दिए, मतलब 90 रुपये में उसको बेच दिए हुए हैं, ठीक है। तो यक्स रुपये खरीदें और यक्स का 9% हानि आप कमाएँ और उसको 364 रुपये में आप बेच दिए, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा। बाकी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यक्स तो रहेगा ही ऋण, यक्स और का मतलब होता है गुड़ा, और 9% मतलब बटा 100, ठीक है। और यहाँ पे बटा कितना 364 हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग इसको हल करते हैं थोड़ा। तो यक्स ऋण, यक्स का 9 में गुणा कर देंगे, 9 यक्स हो जाएगा बटा 100 बराबर कितना 364। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं, इनका लसा कितना हो जाएगा 100 और 1 का लसा हो जाएगा 100, ठीक है। 100 में 1 से भाग देंगे, ठीक है, तो 100 बार जाएगा, 100 का यक्स में गुणा कर देंगे तो 100 यक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। 100 यक्स आ गया, और ऋण का चिन्ह, और इस 100 में ना इस 100 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 9 में गुणा कर देंगे तो आपका 9 यक्स आ जाएगा बराबर कितना 364 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 100 में से 9 यक्स घटा लेते हैं, तो 100 में से जब आप 9 घटाएंगे ना तो आपका बचेगा कितना 91 बचेगा, ठीक है। 91 यक्स बटा 100 बराबर कितना 300। बाकी जो यहाँ पे राशि भागा में इधर गुणा में भेज लेते हैं, और जो गुणा में है उसको हम लोग भागा में भेज देते हैं, ठीक है। भागा में गुणा में और गुणा वाला भागा में, तो यक्स बराबर हम लोग का आ जाएगा 364, यहाँ पे 100 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 91 जो है वह भागा में आ जाएगा, है ना। जब 91 में हम लोग ना 4 का आप गुणा करेंगे ना, चलिए यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। देखिए 91 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36 होता है ना। देखिए तो यही आ जाएगा आपको 364 आ जाएगा। तो 91 एकम 91, 91 चौक का कितना 91 चौक का यही हो जाएगा 364 हो जाएगा, ठीक है। 91 में 4 गुणा कर दिया 364 आ जाएगा, तो मतलब 4 बार में पूरा इसको विभाजित कर दिया, तो यक्स का वैल्यू कितना 4 तो रहेगा ही, ठीक है। और गुणते 100 भी है, यक्स का वैल्यू कितना हम लोग का 400 रुपया निकल कर आया, ठीक है। और देखिए यक्स हम लोग का था गया, यही था हम लोग का क्रय मूल्य, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रेडियो का, अतः रेडियो का क्रय मूल्य 400 रुपया है, ठीक है। चलिए बाकी एक बार हम ना इसको आपको हल करके दिखा दें। देखिए मान लेते हैं, देखिए आपने खरीदा था कितना, इसको 400 रुपये में खरीदा हुआ है, ठीक है। और इसका घटा देंगे इसका 9%, मतलब 400 का 9% घटाइए, 9% का मतलब 9 बटा 100 घटाइए, देख रहे हैं कि हम लोग का 364 के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका 9% हम लोग घटा रहे हैं तो 00 विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400 तो रहेगा ही, ठीक है। ये हम लोग का क्रय मूल्य, हानि अपना घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 एकमा 100, 100 चौको 400 हो जाएगा, तो 4 गुणते 9 तो 400 हो जाएगा, इसमें से 4 नमा 36, और यहाँ पे 36 में हम लोग यहाँ पे घटाएंगे 100 में से, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 चला गया तो आपका 4 बचा, और यहाँ पर कितना 9 बचा, 9 में से 3 चला जाएगा तो आपका 9 में से 3 6 बचेगा, और यहाँ से एक तो हासिल हम लोग ले लिए, यहाँ पर इतना ही बचा कि 364 रुपये आपको बेचना पड़ेगा। 400 को कोई वस्तु खरीदे थे, उसका 9% हमने घटाया तो 364 रुपया निकल कर आया, देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से दिया था हम लोग को 364 रुपये का एक रेडियो खरीदा था, 9% की हानि पर बेचा था, तो रेडियो का क्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसका यह विक्रय मूल्य था, ठीक है। रेडियो का विक्रय मूल्य 364 रुपया था। मान लिया रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो रहेगा ही, 100 रुपया में से क्या कर देंगे उसका हानि घटा देंगे तो वहीं विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस हानि इक्वल टू यह होता है विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। 100 रुपया कोई वस्तु खरीदें, 10 रुपया घाटा करके बेच दिए, मतलब 90 रुपये में बेच दिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स हो गया ऋण, यक्स का 9% हमने लिख दिया, का मतलब गुड़ा, और 9 बटा 100 हो गया बराबर 364 हो गया। बाकी इसको हमने हल कर दिया, तो यक्स का वैल्यू कितना 400 निकल कर आया, अतः रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया था। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 रुपया अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपये में मिलेगी, ठीक है। देखिए हम लोग हल 11 वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर हमेशा छूट लगेगा, है ना। इसी का हम लोग क्या कर देंगे 20% छूट घटा देंगे,
तो ये हो जाएगा हम लोग का कि वो कितना में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं साड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा कितना हम लोग का 720 रुपया दिया हुआ है, 720। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को छूट दिया हुआ है ना, इसी का छूट मिलेगा अंकित मूल्य पर, हमेशा छूट मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं छूट, है ना, या इसी को बट्टा कहते हैं, है ना। 720 रुपये का आपको 20% मिला हुआ है, 720 तो रहेगा ही, और 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जीरो विभाजित है, यहाँ से 10 से भाग देंगे, एक जीरो विभाजित, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे 10 भाग देंगे, एक जीरो विभाजित। ठीक है, 72 गुणते 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 दूना 14। ठीक है, 144 रुपये का आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, साड़ी पर हम लोग लिख देते हैं साड़ी पर छूट, साड़ी पर आपको छूट कितना मिला 144 रुपया मिला। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं साड़ी निकालना है कि साड़ी कितने रुपए मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं साड़ी का देय मूल्य, साड़ी का देय मूल्य मतलब इतना रुपये आप चुकता करेंगे देने के लिए, मतलब खरीदने के लिए उसको। ठीक है, आप ना 720 रुपये हम लोग का ये अंकित मूल्य है। चलिए एक बार हम लोग पूरा लिख देते हैं बात को, अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से हम क्या कर देंगे, छूट घटा देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य हम लोग का 720 रुपया था और उस पर छूट आपको 144 रुपया का मिला है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 81 लेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 81 लेंगे 11, 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 81 लिए हुए हैं तो 6 बचा हुआ है, 6 में से 1 चला जाएगा, 5 बचेगा, 576 रुपया आपको देना पड़ेगा। हम लोग लिख देते हैं साड़ी का देय मूल्य 576 रुपया। चलिए, तो मैं इस तरह से प्रश्न दिया था, साड़ी की सेल पर 20% की छूट मिलने पर 720 रुपये की अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग को दिया था कि साड़ी का अंकित मूल्य कितना 720 रुपया था, तो साड़ी पर छूट कितना, इसी का 20% छूट मिलेगा, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा छूट, तो छूट हम लोग को निकाला कितना 144 रुपया। ठीक है, साड़ी का देय मूल्य हो जाएगा कितना, अंकित मूल्य में से अपना छूट घटा देंगे हम लोग। ठीक है, 720 रुपया लिखा था, 140 रुपया घटा दिया, 144 रुपया घटा दिया, तो जो साड़ी का देय मूल्य कितना हो गया हम लोग का 576 रुपया मिलेगा, या फिर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे, अतः साड़ी कितना 576 रुपये में मिलेगी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है, किरण ने डाकघर में बचत बैंक खाते में 1600 रुपये जमा की, उसने 3 वर्ष तक कोई धन नहीं निकाला। ठीक है, 3 वर्ष तक कोई धन नहीं निकाला। ठीक है, 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया। ठीक है, बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिलेंगे यदि डाकघर में ब्याज की दर 5% चक्रवृद्धि हो। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 12 वाले प्रश्न को। देखिए हमें दिया हुआ है ना, यही उसका मूलधन हो जाएगा, इतना रुपया उस डाकघर में जमा किए किरण। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं मूलधन 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को समय 3 वर्ष तक जमा किए, वो निकाली नहीं है 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद ही निकाल रही है, तो समय हम लोग का कितना मिला 3 वर्ष। और यहाँ पर हम लोग का जो ब्याज की दर दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि 5% वार्षिक हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक रहेगा, तो हम लोग को निकालना है ना ब्याज की, हम लोग को यहाँ पे निकालना है कुल कितने रुपये ब्याज मिले, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रण निकालने के बाद मूलधन में से हम लोग मतलब चक्रवृद्धि मिश्रण में से हम लोग मूलधन घटा देंगे, तो ही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर, यही चक्रवृद्धि मिश्रण का ये फार्मूला है। ठीक है, तो ए बराबर P1 + R/100 की घाते n। ठीक है, और देखिए यहीं P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यही हम लोग का है मूलधन, और रेट का मतलब R यही है, रेट हम लोग का दर, और n जो होता है यही हम लोग का समय है, P हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रण है। यहाँ पे चलिए एक बार लिख देते हैं हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, यही हम लोग का है। ठीक है, ये बराबर P1 + R/100 की घाते n। ठीक है, तो P का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 1600 रुपया था इसके पास। ठीक है, 1 प्लस रेट हम लोग को दिया था 5,
और बटा 100 तो फार्मूला के हिसाब से रहेगा, है ना, बट 100 पहले से ही दे दिया है फार्मूले में, तो सिर्फ यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। और यह जो हम लोग का समय दिया हुआ है वो 3 वर्ष है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों अंश और हर वाली राशि 5 से विभाजित है, 5 एकमा 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 20 बचेगा, पूरा विभाजित हो जाएगा तो 20 बार में, ठीक है। तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1/20 के घाते कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पर सब ए बराबर हम लोग का चला आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बटे 1 लिख देते हैं, ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं 1600 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 1 और 20 का लसा कितना 20, 20 में 1 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, +1। इस 20 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और घाते 3 तो रहेगा ही, यहीं पर समय होता है, समय घात पर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1600 है, ठीक है, और यहाँ पर 20 1 21 हो जाएगा, और बटा 20, ठीक है, और पूरा के घाते कितना 3, ठीक है। तो चलिए ए बराबर हम लोग का हो जाएगा 1600 गुणते इसका 3 बार, इस राशि का 3 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि जितना घात रहता है उतना बार गुणा, ठीक है। चलिए 21 है, 21/20 गुणते 21/20 गुणते 21/20। चलिए फिर ये बराबर हो जाएगा। बाकी हम लोग इसको थोड़ा कटा पिटा लेते हैं। देखिए 1 0 1 0 विभाजित 1 0 1 0 विभाजित, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हम लोग का बचा 16 बचा हुआ है, और गुणते 21 3 बार 21 तो रहेगा ही, 21 गुणते 21 3 बार 21, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 दूना 4 बचा हुआ है, और गुणते 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है 16 से विभाजित है, 4 एकमा 4, 4 चौको 16, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हम लोग का 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 5 20, ठीक है। हम लोग का बचा कितना 21 गुणते 21 बटा कितना 5, इतना हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। 21 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हमने कितना 10 यहाँ पर विभाजित किया, 10 यहाँ पर विभाजित किया, तो 1 0 यहाँ से समाप्त, 1 0 यहाँ से समाप्त, ठीक है। फिर 10 से इसको हमने हर को विभाजित किया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 10 से विभाजित किया सिर्फ 16 बचा हुआ है, 16 बटा हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 और 2 2 दूना 4, यहाँ 20 तो बचा हुआ था, ठीक है। 4 चौका 16 हो गया, 4 एकमा 4, 4 चौको 16, तो अंश में 4 बचा, तो यहाँ पे 20 था, तो 4 5 20, 4 एकमा 4, 4 5 20, तो अंश में सिर्फ 21 बचा हुआ है, 21 का 3 बार गुणा और बटा 5 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं ए बराबर, और देखिए 10 तो आएगा ही 5 से भाग देने में, है ना, दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 का गुणा अंश में भी कर दे रहे हैं, 2 का हर में भी गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इन सब का गुणा कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग 21 में 21 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 21 में 21 का कर देंगे गुणा, तो 441 आ जाएगा गुणते 21 दूना 42 का गुणा करना बाकी हुए, ठीक है, और 5 दूना हर में 10 हो गया, ठीक है। देखिए हमने 10 इसलिए कर दिया कि बाकी अंश का गुणा कर देंगे, एक स्थान पे जहाँ चाहिए वहाँ पे 10 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 से हमने अंश में भी गुणा कर दिया, 2 से हर में भी गुणा कर दिया, और 21 का 21 में कर देंगे तो 441 आ जाएगा, गुणते 42, ठीक है, और बटा 10 तो रहेगा ही, ठीक है, 5 दूना 10, यहाँ पे 21 दूना हमने 42 कर दिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने साथ में लिया, तो 21 गुणते 21 441, और 21 का 2 में किया तो 21 दूना 42। बाकी इसका हम लोग अगर आप गुणा कर देंगे ना, तो इसका आएगा 441 में आप 42 का गुणा करके देखेंगे तो आएगा आपका 18,522 रुपये आएगा, मतलब 18,522 आएगा, और बटा 10 आएगा, ठीक है। अभी 10 से भाग देना यहाँ पर हम लोग को बाकी है, ठीक है। तो हम लोग 10 की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक स्थान पे 10 लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 5 2 और यहाँ पे 10, ठीक है, मतलब 1852 आ जाएगा, और 10 कितना 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। बाकी इसको आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमने 2 से गुणा भाग इसलिए किया कि ताकि यहाँ पर 10 आ जाए हर में, ताकि हम लोग को भाग ना देना पड़े, 5 से भाग देंगे तभी यहीं आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर 2 में आप गुणा भाग नहीं करेंगे ना, तो आप 121 3 बार 21 का गुणा करेंगे और उसमें 5 से भाग देंगे ना, तभी आपका यहीं आएगा, यही राशि आएगा। लेकिन हम 2 से गुणा भाग इसलिए कर लिया ताकि यहाँ पर 10 हो जाए, हम एक स्थान पर बाएँ से एक स्थान 10 लगा दें, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 कर लिया 2 का गुणा करके, बाकी इसको 21 का गुणा करेंगे 441, और इसमें 42 का गुणा हमने कर दिया, 21 दूना 42 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आया 18,522 रुपया, 18,522 आया बटे 10 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 10 की वजह से एक स्थान पे 10 लग जाएगा, है ना, तो 1852 आ गया, 1852 और 10.2 आ गया। तो चलिए यही हम लोग का आया क्या, ये हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर हम लोग का आया कितना रुपया 1852.2 रुपया, ठीक है, इतना रुपया निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रधन में से अपना मूलधन हम लोग घटा देते हैं,
ठीक है। तो हम लोग को यही था, हम लोग का मिश्रधन यही था 1852.2 रुपया था, और यहाँ पर 1600 था, ठीक है, मूलधन। तो जब इसमें से हम लोग घटाएंगे ना तो यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। यहीं पर हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम लोग का आ जाएगा 0.2 तो रहेगा ही, ठीक, 0.2 तो रहेगा ही। और यहाँ पे हम लोग ना जब यहाँ पे घटाएंगे 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, यहाँ पे 0 रहेगा बीच में, ठीक है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे फिर 5 में से यहाँ पर आपको 0 ही घटाना है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 है, 18 में 16 घटाएंगे, यहाँ पे 252.2 रुपये आ रहा है पे, देखिए यहाँ पे चलिए, या फिर ये 0.0 इस तरह से आप लगाकर समझ सकते हैं, ठीक है, कि 16,000, ठीक है, मतलब 1,600, और यहाँ पे 0.0 लगा दिए ताकि यहाँ पे 0.2 तो रहेगा ही। यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही बचेगा, और 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही बचेगा, और यहाँ पर कितना 8 में से 6 घटाएंगे 2 ही बचेगा, और यहाँ पे 1000 के स्थान पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 552.2 रुपये निकल कर आए। या फिर चलिए हम एक बार यहाँ पर साफ लिख देते हैं, यहाँ पे 252.2 आएगा, ठीक है, यही इसको घटाएंगे तो आएगा। यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया, ठीक है। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना कि किरण ने डाकघर में बचत बैंक में कितना 1600 रुपये जमा की थी, और 3 वर्ष तक उसने कोई धन नहीं निकाला, ठीक है। 3 वर्ष बाद सारा धन वो निकाल ले रही थी, ठीक है। अगर 3 वर्ष बाद सारा धन निकालेगी ना तो वो इतना रुपया निकालेगी, चक्रवृद्धि मिश्रधन 1852.2 रुपया निकालेगी, 0.2 इतना रुपया निकालेगी वो, ठीक है, इतना रुपया निकालेगी। बताइए उसे कुल कितने रुपये ब्याज मिले, ठीक है। यदि डाकघर में ब्याज की दर कितना 5% चक्रवृद्धि हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए मूलधन इसके पास 1600 रुपया था, समय 3 वर्ष के लिए छोड़ी थी, और रेट था 5% वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था। तो पहले हम लोगों ने चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला, ठीक है, फार्मूला यही हो जाएगा, A बराबर P1 + R/100 घाते n, ठीक है, P का वैल्यू 1600 प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट हम लोग को दिया 5, और n जो है यह समय होता है यह 3, ठीक है। चक्रवृद्धि हम लोग मिश्रधन निकालें, ठीक है, इसको हमने सभी हल किया तो जो कि निकल के आया चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना 1852.2 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो हम लोगों का मिश्रधन यही था 1852.2 रुपया था, इसमें से हमने 1600 घटा दिया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को निकल कर आया कितना 252.2 रुपया, ठीक है, ये रुपया में रहेगा। अतः लिखना रहेगा तो लिख देंगे, अतः किरण को चक्रवृद्धि ब्याज कितना 252.2 रुपया मिलेगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है, माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाता में 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। और ब्याज की दर हम लोग को दिया है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 13 वाले प्रश्न को। उसको मिश्रधन मिलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया है ना। तो यहाँ चलिए यहाँ पर मूलधन उसके पास 5,000 रुपये है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं मूलधन 5,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे समय उसको दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, और यहाँ पे हम लोग को जो ब्याज की दर है वह दिया हुआ है 8% वार्षिक है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है हम लोग को, चक्रवृद्धि कि कितने रुपये वो वापस मिलेगा, ठीक है, डाकघर द्वारा उसे कितना रुपया वापस मिलेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा A बराबर P1 + R/100, ठीक है, कि घाते n, ठीक है। ए हम लोग का यही है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ही है, P हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट यही है, ठीक है। R जो रेट है यही है हम लोग का R, और n जो है हम लोग का ये समय है, ठीक है। बाकी हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं। P का वैल्यू कितना 5,000, ठीक है, और 1 प्लस रेट है दिया हुआ है 8/100 कि घाते हम लोग का समय कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिख देते हैं। ये बराबर कितना 5,000, ठीक है। और यहाँ से दोनों राशि अंश और हर वाली ना 4 से विभाजित है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 25 चौका 100 होता है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100, तो यहाँ पर बचा 1 + 2/25 बचा हुआ है, ठीक है, कि घाते 2, अंश और हर को हमने दोनों 4 से विभाजित कर दिया, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 500 तो 5,000 है, 5,000 तो रहेगा ही, बटा 1 लिख देते हैं। 1 और 25 का लस है कितना 25 हो जाएगा, 1 से 25 में भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे, आपका 25 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, इस 25 में इस 25 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा, कि घाते 2। ये बराबर मिलेगा 5,000 रहेगा, ठीक है। और 25 26 27 हो जाएगा, ठीक है। 25 में हमने 2 जोड़ दिया 27 हो गया, बटा 25 कि घाते कितना 2 तो रहेगा ही। ये बराबर 5,000 गुणते 27 का कितना 2 बार गुणा हो जाएगा, 27/25
27/25, ठीक है। 2 घात था तो हमने क्या कर दिया, 2 बार गुणा कर लिया, ठीक है। और देखिए 25 से कम 25, 25 दूना 50 होता है, मतलब 200 आ जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, 200 आ जाएगा। अभी 25 से भाग देना बाकी है, ठीक है। तो देखिए 25 चौका 100 होता है ना, 25 चौका 100, तो 25 वाटे 200, 25 से कम 25 वाटे 200, 8 बार में सब विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 8 गुणते 27 गुणते 27, ये बराबर हो जाएगा 8 गुणते, और इसका 27 का 27 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 729, ठीक है। बाकी इसका ये में हम लोग गुणा कर लेते हैं, 8 9 72 को 2 हो जाएगा, हासिल हम लोग का 7 लगेगा, ठीक है। और 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 में 7 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16 7 23 हो जाएगा। 23 को 3 हाथ में हम लोग का 2 लग जाएगा, और 8 7 7 8 8 7 56 57 57 58, इतना ही रुपया वो उसको मिलेगा। यही हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये बराबर 5,832 रुपये निकल कर आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा था ना, माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाता में 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किया था, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये मिलेगा, इतना रुपया उसको मिलेगा, 5,832 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दर दिया था कितना, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि है, ठीक है। तो हम लोग को मूलधन दिया था 5,000 रुपये, समय 2 वर्ष, दर दे दिया था कि 8% वार्षिक है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को ज्ञात ही करना था। तो फार्मूला हो जाएगा यही, ए बराबर P1 + R/100 के घाते n, ठीक है। तो ये ए का मान कितना, यहाँ पी का मान 5,000 है, और +1 + 8 बटा कितना 100 हो गया के घाते 2, ठीक है। दोनों राशियांश और हर 4 से विभाजित थी, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो यहाँ पर 2/25 आ गया, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे लसा ले लिया, ठीक है, एक 25 का लसा यहाँ पे, और बाकी इसको हमने हल कर लिया, ठीक है। तो हल कर लिया तो ए का वैल्यू कितना 5,832 रुपया निकल कर आया, यही हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन बना, ठीक है। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः माजिद को डाकघर द्वारा 2 साल बाद कितना 5,832 रुपये मिले, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।